हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत मेहनत किए, बहुत आगे तक गए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे, और इसी के लिए हम बैचेस स्टार्ट किए हैं। आगे आने वाले समय में जो CGPSC, ACS, AP, लेक्चरर और डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सर्वेयर के हैं, इसके अलावा सब इंजीनियर के आने वाले हैं, उनकी भी तैयारी हम कराने वाले हैं। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो सभी अच्छे से तैयारी करें। और जिनका हो गया है उनको तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिनका हो गया है उनके लिए इस वीडियो में खासकर उनके लिए है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कराना होगा, कहाँ से पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। अगर किसी का कुछ डॉक्यूमेंट में नाम में कोई करेक्शन है, जैसा कि उनके निवासी प्रमाण पत्र में अलग नाम होते हैं, जाति प्रमाण पत्र में कुछ सरनेम छूट गए हैं, या फिर उनका नाम उनके 10वीं या 12वीं के मार्कशीट में है और फिर कॉलेज के मार्कशीट में चेंजेस हो जाते हैं, तो फिर कौन कौन से दिक्कतें होती है और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ये इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दे रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज चल रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि रायपुर में गोल चौक के पास है और जिसका एड्रेस है। और जिनको मतलब क्लासेस रिक्वायर्ड होंगी, जो क्लासेस करना चाहते हैं, इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से CG व्यापम और CGPSC के लिए है। और इसमें जो टेक्निकल पार्ट है वो कवर कराया जाएगा निर्मल सर और शुभम सर, यानी हमारे द्वारा। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके लिए हैं चुनेश्वर कश्यप सर और हिमांशु सोनकर सर। तो इनके ये इंडिया जीके और इंडिया जीके पूर्णतः इनके द्वारा कराया जाएगा। इनके बारे में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सिविल सर्विस क्लियर किए हैं, 2 बार क्लियर किए हैं, एक बार 95 रैंक आया है, और अभी हाल ही में मेंस दिए हैं। CGPSC ACS रैंक 3 आया है। और ये सारी चीज़ें हैं। MTech है IIT दिल्ली से, BTech है NIT रायपुर से। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे जो सर हैं, हमारे जो क्लासेस हैं, कोर्सेस हैं, उनके बारे में है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो कहाँ से होगा और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और कहीं पे कुछ मिसिंग होगा तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं ये। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लेटर निकलेगा वो निकलेगा जल संसाधन विभाग के द्वारा निकलेगा, जल संसाधन विभाग से निकलेगा। और जो वेरिफिकेशन होगा वो विभाग में होगा नवा रायपुर शिवनाथ भवन। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का चांसेस है। शिवनाथ भवन, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि जल संसाधन विभाग का इंजीनियर इन चीफ ऑफिस है, प्रमुख इंजीनियर यहाँ बैठते हैं, यहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद फिर इसमें लगता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें लगनी हैं, तो यहाँ से नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ से लेटर जारी होगा। और इस पे जो वेरिफिकेशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट लगने हैं उसका एक परफॉर्मा होगा, एक इस प्रकार का एक बना होगा, एक लेटर बना होगा, जिसमें आपका सबसे पहला पॉइंट होगा आपका नाम, ये फिल करना होगा। एक मतलब कि फॉर्म ही होगा जो आपको फिल करके देना है। फिर उसके बाद होगा नाम होगा हिंदी एंड अंग्रेजी दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ये फॉर्म है, ये फॉर्म का पैटर्न है, इसी प्रकार से चलेगा। फिर आपका कितना वर्ष हुआ है, जब भी फॉर्म निकलेगा, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिस दिन भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके हिसाब से उस दिन तक आपका कितना उस दिन तक आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी आपका उम्र निकलेगा वो फिल करना होगा। छठवां, ये सारी चीज़ें हैं। विवाहित हैं या नहीं हैं, विवाहित हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद रोजगार कार्यालय का नाम, जहाँ से आप पंजीयन कराए हैं, जिला रोजगार कार्यालय का नाम, जहाँ से पंजीयन कराए हैं, जिस जिला में कराए हैं वो होता है।
उसके बाद फिर 8वां नंबर होगा आपका पता, वर्तमान पता, जिसमें होगा वर्तमान पता, और एक होगा परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता। उसके बाद फिर ये काफ़ी लंबा होता है, 9-10 पॉइंट होते हैं। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा श्रेणी, कौन से श्रेणी में है, जनरल ओबीसी। फिर 10वां 11वां 12वां ये भूतपूर्व सैनिक, पीएच फिजिकल हैंडीकैप, और ये भूतपूर्व सैनिक एक सर्विस। उसके बाद फिर फिजिकल हैंडीकैप जो भी होगा उनके लिए। फिर उसके अलावा अगर पहले कभी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं तो वो फिल करना होगा, अगर नहीं है तो वो करना होगा। फिर इसके बाद जो चीज़ें हैं, इसके बाद एक और कॉलम बना होगा जिसमें आपको अपनी शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में बताना, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना होगा, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना होगा। यहाँ पे ये 3-4 कॉलम बने होते हैं। एक प्रकार से अपना सीवी तैयार कर रहे हैं, एक प्रकार से अपना सीवी तैयार कर रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं, जिसका पैटर्न है वो हमारा विभाग के द्वारा दिया जाता है। इसमें जो भी उत्तीर्ण कक्षा, विश्वविद्यालय का नाम, और ये परीक्षा का नाम, फिर यहाँ पे किस वर्ष में पास किए हैं वो, फिर यहाँ पे आपका रिज़ल्ट, कितना पूर्णांक, कितना प्राप्तांक, पूर्णांक, और यहाँ पे जो भी आपका प्राप्तांक रहा है वो। तो इस पैटर्न में ये रहने वाला है। फिर उसके बाद फिर एक और होगा, इसके नीचे आपका रोल नंबर होगा, आप जो भर्ती परीक्षा लिए हैं उसका रोल नंबर होगा आपका, मतलब यहाँ पे एडमिट कार्ड से चीज़ें रिलेटेड होगी, यहाँ से एडमिट कार्ड से रिलेटेड चीज़ें होंगी। फिर इसके बाद हम आएंगे कि आपका कुछ मिसिंग डाटा होगा, मिसिंग जो डॉक्यूमेंट होंगे, तो उसका कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन कौन सा डाटा अगर मिसिंग हो सकता है तो काम चल सकते हैं, उस सब चीज़ के बारे में भी देखेंगे। फिर एक होता है घोषणा पत्र जो इसी में संलग्न रहता है। फिर इसमें और देखेंगे कि कैसे कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं, अरेंज करने का भी रहता है घोषणा पत्र। एक होता है शपथ पत्र, एक होता है घोषणा पत्र, एक होता है शपथ पत्र। ये इसके अलग पैटर्न बने होते हैं, वो विभाग से ही निकलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहना है। उसके बाद फिर जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे, इसके बाद जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे वो होगा आपका कक्षा 10वीं का मार्कशीट, कक्षा 10वीं का मार्कशीट, अंक सूची कक्षा 10वीं का। उसके बाद फिर 10वीं तक का अंक सूची। फिर उसके बाद आपका देखना है कक्षा 10वीं तक का अंक सूची के बाद अगर डिप्लोमाधारी हैं तो 1 से 6 तक का आपका मार्कशीट, 1 सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक का मार्कशीट। अगर बीई होल्डर हैं तो 1 से 8 सेमेस्टर तक मार्कशीट। 1 से 8 सेमेस्टर तक मार्कशीट। और इसके साथ इसमें जो डिग्री मिला होगा आपको, डिप्लोमा होल्डर है तो डिप्लोमा होल्डर डिप्लोमा का, और बी होल्डर है तो बी होल्डर का डिग्री मिला होगा तो ये लगाना है, ये साथ में लाना ही है। किसी स्टूडेंट के पास अगर ये अभी तक नहीं है, नहीं बना है किसी कारणवश, तो जिस दिन रिजल्ट होता है, जिस दिन रिजल्ट जारी होता है, तो रिजल्ट के कुछ दिन के बाद से एक प्रोविजनल डिग्री बनता है, प्रोविजनल। तो वो प्रोविजनल आप बना सकते हैं जो कि 6 महीने तक का वैलिड रहता है, 6 मंथ तक वैलिड रहता है। मतलब कि यहाँ पे देने के बाद आपका तो हमेशा के लिए वैलिड है, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट में जब सबमिट कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट में 6 महीने तक वैलिड रहता है। उसके बाद 6 महीने के अंतर्गत आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डिग्री आपको ला के देना होगा। तो ये हो गया प्रोविजनल का, मतलब कि आपका 2018 का प्रोविजनल है तो भी चलेगा, लेकिन डिपार्टमेंट में 6 महीने तक वैलिडिटी रहेगा, ये चीज़ है। फिर ये हो गया मार्कशीट। मार्कशीट की बात, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, 1 से 6 तक की मार्कशीट, 1 से 8 तक की मार्कशीट बी होल्डर के लिए। फिर उसके बाद फिर है हमारा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आपका कैटेगरी है तो आपका कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट बना है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो आप सिलेक्शन से ही बाहर हो जाएंगे, इसका कोई सुनवाई नहीं होता है। कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अगर कोई भी कैटेगरी डाल दिए हैं, एसटी, एससी, जनरल या ओबीसी, कुछ भी, जनरल का तो नहीं लगता है, एसटी, एससी या फिर ओबीसी, इसमें से किसी भी सर्टिफिकेट, या फिर आप पीएच हैंडीकैप हैं तो वो अगर डाल दिए हैं, मतलब कोई भी सर्टिफिकेट आप डाले हैं, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है। इस अगर ये नहीं है तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे, इसका कोई सुनवाई नहीं है। और इसका भी जो डेट है वो आपका फॉर्म फिल करने का जो भी डेट था, मार्च 12 मार्च से चालू हुआ था, जब तक था 27 मार्च या कब तक था, तो 12 मार्च से जब से भी ये चालू हुआ था, फॉर्म फिल करने का डेट जब से भी चालू हुआ था, उसके लास्ट डेट से पहले डेट तक ये कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं होता है। यहाँ से बाहर मतलब कि बाहर। फिर इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें कुछ मैनेजमेंट किया जा सकता है, जैसा कि आपके पास आपका आय होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये एक सीरीज में बता रहे हैं, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आय प्रमाण पत्र पिछले 3 साल तक का वैलिड होगा, पिछले 2 साल का वैलिड होगा। अगर आय प्रमाण पत्र नहीं है और अभी का आय प्रमाण पत्र डालते हैं, मतलब कि रिजल्ट आने के बाद भी, तो ये चीज़ वैलिड होता है, लेकिन हमारे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो किसी भी स्थिति में वैलिड नहीं माना जाता है। तो ये हो गया हमारा आय प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद फिर ये हो गया हमारे डॉक्यूमेंट। इसके बाद फिर परिचय पत्र मांगा जा सकता है और नहीं भी मांगा जा सकता है, तो आधार कार्ड और आधार नंबर ये मांगा जा सकता है, कहीं कहीं पे नहीं मांगा जाता है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब कभी कभी क्या होता है कि आय प्रमाण पत्र में नाम अलग हो गया, जैसे कि कोई भी है, फलाना तिवारी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मान लीजिए कि 12वीं की अंकसूची है, 12वीं की मार्कशीट है, तो वहाँ पे कोई भी तिवारी के जगह पे कोई भी पांडे है। तो ये जो चेंजेस होते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक एफिडेविट बनवाना है 50 रुपये के स्टाम्प में। 50 रुपये के स्टाम्प में एक एफिडेविट बनवा लेना है कि ये जो 12वीं कक्षा में ये लिखा हुआ है और आय प्रमाण पत्र में ये लिखा हुआ है, दोनों सेम लोग हैं। या फिर किसी का सरनेम नहीं लिखा हुआ रहता है, जैसे कि कुछ भी नाम है, नाम कुमार गुप्ता, और उनके ये आय प्रमाण पत्र हो गया या निवासी प्रमाण पत्र हो, निवासी भी ज़रूरी है, निवासी भी बहुत ज़रूरी है, निवासी प्रमाण पत्र, निवासी भी बहुत ज़रूरी है। ये निवासी प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं होने वाला है। भले ही मार्कशीट के बिना काम चल सकता है, कोई मार्कशीट अगर नहीं है तो वो मान जाए, लेकिन कास्ट और निवासी के बिना नहीं मानेंगे। तो ये है। तो इसमें मैक्सिमम क्या होता है, इंग्लिश में अगर देखेंगे और हिंदी में देखेंगे, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है इंग्लिश और हिंदी में जो बनता है, तो इसमें मिसमैच हो जाता है। तो उसको आप लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे, कहीं पे स्पेलिंग मिसमैच हो जाता है और हिंदी और इंग्लिश में। तो उसके लिए 50 रुपये का एफिडेविट बनवा लेंगे। जहाँ जहाँ पे गलतियाँ हैं, जितने जगह पे गलतियाँ हैं, उसके लिए हर एक के लिए 50 रुपये का स्टाम्प बना लीजिएगा। एक ही स्टाम्प में काम चल जाता है। कुमार गुप्ता है तो इसमें सिर्फ गुप्ता लिखा हुआ है या फिर कुमार गुप्ता दोनों छूटा हुआ है, तो भी की स्थिति में क्या होता है, एक एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट बनवाने के बाद फिर काम चल जाता है। तो ये हमारा प्रोसीजर है। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट में आप आएंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे जो भी चीज़ें रहेगा वो लगेगा आपका बैंक डिटेल। इतना सारा चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज़ों को कर लीजिए। अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा तो पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। और फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं सभी को, और जल संसाधन विभाग में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं सबका स्वागत है। धन्यवाद।